हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए आज से स्टार्ट करते हैं आजीविका का प्रैक्टिस सेट जो पिकासो पब्लिकेशन से रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट आपके एडीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे आप अपने आप को एग्जाम से पहले परख पाएंगे। और आपके लिए पिकासो पब्लिकेशन एक बेस्ट सोर्स रहेगा। आपके आने वाले एडीओ एग्जाम में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पिकासो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई 1, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। आइए अब बिना समय व्यर्थ किए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें खेती का प्रकार दिया गया है, जिसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। आप याद रखिए, क्वेश्चन को देख के आपको पहले कमेंट में आंसर देना है, उसके बाद आपको हमारा आंसर लिखना है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फार्म को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, रेचिंग खेती। प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बकरी, भेड़ इत्यादि को चराना शामिल है। तीसरा, निगमित खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। चौथा, मिश्रित खेती। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा गलत लग रहा है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विशिष्ट खेती में विभिन्न खेती के अंतर्गत चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फर्म को शामिल किया जाता है। दूसरा, रेचिंग खेती। प्राकृतिक वनस्पति व विभिन्न प्रकार की पशुओं जैसे बकरी, भेड़ इत्यादि को चराना शामिल होता है, ये सही है ये भी। तीसरा, निगमित खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। इस कृषि में किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के साथ अधिक श्रम से खेती करते हैं। तो यहाँ पर यही बस सुमेलित नहीं है। मिश्रित कृषि, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे आपको पहले फसल का सूची दिया है और दूसरा सूची है प्रमुख उत्पादक राज्य का। तो आपको इसको सुमेलित करना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। पहला दिया है मोटे अनाज। तो यह कौन से राज्य में मिलता है? यह कर्नाटक राज्य में अधिक उत्पादन होता है। दूसरा सरसों। तो सरसों का उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तीसरा सोयाबीन, और सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। और तंबाकू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला का सी है, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का बी। तो इस कारण हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिए किसान कॉल सेंटर। इसका स्थापना 2004 में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग। इसका स्थापना 2005 में हुआ। तो यहाँ राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुआ था, ना कि 2005 में। इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। और सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, ये सही है। ऑप्शन डी भारतीय खाद्य निगम। इसकी शुरुआत 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ फसल दिया गया है पहले सूची में और दूसरे सूची में प्रमुख खाद्यान्न राज्य दिया है और खाद्य उत्पादन का राज्य है। तो आपको इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर फसल उत्पादन का तरीका दिया हुआ है और यहाँ प्रमुख उत्पादन राज्य नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उसके उस उत्पादन के तरीके से क्या चीज उगाया जाता है उसको सुमेलित करना है। ये फसल उत्पादन की पद्धति है पहले सूची में, और दूसरे सूची में उस पद्धति को मिलान करना है। पहला दिया है एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक सिस्टम से क्या होता है? एरो मतलब एयर। तो यहाँ पर हमारा इसमें ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पौधों को हवा में उगाना। एरोपोनिक्स से क्या होता है? पौधों को हवा में उगाया जाता है। दूसरा पॉमीकल्चर। तो ये तो कॉमन है, पॉमीकल्चर मतलब फलों की उत्पादन। तो इसका हमारा दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर के थ्रू
रेशम कीट हेतु शहतूत उगाया जाता है, तो इसका पहला हो जाएगा। और चौथे का हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स भी कॉमन है, जल में पौधों को उगाना, ये जल में पौधों को उगाने की पद्धति है। इसके अकॉर्डिंग पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का डी है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिए, इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना से संबंधित कथन रहेंगे, जिसमें यहाँ पे 5 कथन दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन देखते हैं, इस योजना का शुभ आरंभ वर्ष 2006 को हुआ एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में लागू किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ था, सूक्ष्म सिंचाई योजना का, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यह विस्तार इसका 2013-14 में हुआ था। दूसरा कथन, इस योजना अंतर्गत किसानों से 3 HP कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। तो क्या इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 HP कृषि पंप में बिजली में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है? तो यह कथन गलत है। इस योजना के तहत प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रदान करना होता है। स्प्रिंकलर मतलब क्या? फव्वारा प्रदान किया जाता है, फव्वारा सिंचाई के लिए। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर हेतु 70% तक अनुदान दिया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन, योजना अंतर्गत सामान्य किसानों को स्प्रिंकलर हेतु 35% तक का अनुदान दिया जाता है। तो यह गलत है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, इस योजना में लघु सीमांत किसान हेतु स्प्रिंकलर अनुदान का केंद्र राज्य अंश 33% प्लस 37%, मतलब 70% हेतु देय होता है। तो यह भी कथन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा और पांचवा कथन सही है, जो हमारे ऑप्शन बी को सही करता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो यह तो इजी है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो पृथ्वी से उत्पादों को निकालता या काटता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। याद रखें, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया गया है? भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया गया है, मतलब कितना हेक्टेयर उनके पास जमीन होना चाहिए सीमांत किसानों के पास? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 3 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 4 हेक्टेयर। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत किसान माना जाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन बी नायक समिति, ऑप्शन सी राज समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। तो कृषि जोत में कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। इस समिति का गठन फरवरी 1972 में किया गया था। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है, ये बताना है 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन बी वह कम से कम 50,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन सी वह कम से कम 15,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन डी वह कम से कम 2,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर का होता है? लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक का होता है?
ऑप्शन ए 3000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1500 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1000 हेक्टेयर। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य है, हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर क्रांतिकारी वृद्धि करना, तो ये तो इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ये भी इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी जैविक कीटनाशक और कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देना, तो ये भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तो ऊपर हमने जितना भी ऑप्शन देखा वो तीनों के तीनों इसका उद्देश्य था, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम गार्ड, ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी विलियम हर्शेल। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था। विलियम गार्ड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए विलियम गार्ड, ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी विलियम हर्शे। तो ये वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व के स्तर पर पूछा गया, ना कि भारत के स्तर पर। तो नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। आप मुझे भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन हरित क्रांति के जनक है बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ कब किया था? भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1955 से 56 के बीच में, ऑप्शन बी 1960 से 61 के बीच में, ऑप्शन सी 1964 से 65 के बीच में, ऑप्शन डी 1965 से 66 के बीच में। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 से 61 के बीच में भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1960 से 61 में प्रारंभ किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी अनुशंसा की गई थी और इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। याद रखें, इसे पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी अनुशंसा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? क्या आपको आंसर पता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए 1955 से 56 के बीच में, ऑप्शन बी 1996 से 97 के बीच में, ऑप्शन सी 1975 से 76 के बीच में, ऑप्शन डी 1966 से 67 के बीच में। कब प्रारंभ हुआ था? तो वास्तविक रूप से हरित क्रांति का कार्यक्रम 1966 से 1967 के बीच में प्रारंभ हुआ था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किस समय हुआ? भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का समय किस समय में हुआ है? क्या वह योजना अवकाश के दौरान हुआ था, या ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आरंभ योजना अवकाश के दौरान हुआ था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था। इसमें राज्य पूछा गया है कि प्रथम चरण में कौन कौन से राज्य में प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति। ऑप्शन ए पंजाब राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब बिहार। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी सी हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रथम चरण पंजाब और हरियाणा से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में
सर्वाधिक फसल रहा? भारत में हरित क्रांति का किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रहा है? ऑप्शन ए चाय और कॉफी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी गेहूं और ज्वार के क्षेत्र में, ऑप्शन सी गेहूं और आलू के क्षेत्र में, ऑप्शन डी गेहूं और चावल के क्षेत्र में। तो भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं और चावल के क्षेत्र में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की फसलों में सबसे सफल रही। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीजों का इस्तेमाल किया गया। याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में पड़ रहा? तो अभी हमने देखा था गेहूं पे था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में कमी आया? जब भारत में हरित क्रांति हुआ तो हरित क्रांति के परिणाम के समय किसके उत्पादन में कमी आई थी? ऑप्शन ए मोटे अनाज का दलहन, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटे अनाज का दलहन में उत्पादन में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? अधिक उपज जिसमें हो वह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1955। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1966 में अधिक उपज वाली किसानों का कार्यक्रम लाया गया था। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय कृषि में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम साल 1966 से 67 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? सबसे ज्यादा निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने मिला? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी तिलहन। तो दलहन में सबसे अधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से HYVP योजना चलाई गई थी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1964 से 65, ऑप्शन बी 1960 से 61, ऑप्शन सी 1967 से 1968, ऑप्शन डी 1966 से 67। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1964 से 65। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ 1964 से 65 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत 1964 से 65 में थी। इसका मकसद था कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले इलाकों में वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ 8 अप्रैल 2020 को हुआ। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का शुभारंभ 8 अप्रैल 2000 को हुआ था। इसके सृजनकर्ता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ऑप्शन ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी द्वितीय हरित क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ APJ अब्दुल कलाम ने किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का नारा था, द्वितीय हरित क्रांति का क्या नारा था? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन करना, ऑप्शन बी दलहन उत्पादन करना, ऑप्शन सी मोटे अनाज उत्पादन करना, ऑप्शन डी चावल उत्पादन करना। तो द्वितीय हरित क्रांति का नारा चावल उत्पादन करो था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का प्रारंभ कब किया?
भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का प्रारंभ कब किया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो हरित क्रांति कृषोन्नति योजना 2005 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत साल 2005 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में ग्रामीण विकास की योजना से संबंधित भी एमसीक्यू क्वेश्चन चलाया जा रहा है पिकासो पब्लिकेशन से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही विनय कुमार पाठक सर के छत्तीसगढ़ के बुक का भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है, जो आपके एडीओ एग्जाम के लिए बेहतर होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? 9, 11, 16 या 18? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11। यह योजना 5 साल के लिए कृषि क्षेत्र का अम्ब्रेला कार्यक्रम था। इस योजना में 11 योजनाएं और मिशन शामिल थे। आपको याद रखना है 11 योजनाएं और मिशन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 80। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो वर्तमान समय 2025 में 80% लोग कृषि पर आश्रित हैं, लेकिन ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 80% यह छत्तीसगढ़ के लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक के परसेंट है। आपको ये याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक है। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ये भारत के आधार पर है, तो ये 70% लोग हैं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 80 बताकर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैं आपको छत्तीसगढ़ के लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक के परिप्रेक्ष्य में भी आपको डेटा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि घनत्व, ऑप्शन बी अंकगणितीय घनत्व, ऑप्शन सी शरीर क्रियात्मक घनत्व, ऑप्शन डी आर्थिक घनत्व। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक घनत्व कहा जाता है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शारीरिक घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिससे उत्पादक भूमि पर दबाव का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 80। तो हमारा आंसर इसमें 75 हो जाएगा। भारत के कुल कृषि भूमि के 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 पे कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए देवास मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन डी पंतनगर उत्तराखंड में। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंतनगर उत्तराखंड में। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1960 में हुई थी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 15। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को योजना आयोग ने पहचाना था। यह क्षेत्र तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर तय किया जाता है। याद रखिए, तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी कृषि आय बढ़ाना, ऑप्शन सी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सन्निहित है, हरित क्रांति में क्या सन्निहित है वो देखना है। ऑप्शन ए जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ऑप्शन बी बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय कीटनाशकों और रासायनिक और उर्वरकों से बचाव, ऑप्शन सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन डी खाद्यान्न फसलें बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो हरित क्रांति में ऑप्शन सी सम्मिलित है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि से संबंधित है, झूम कृषि से क्या संबंधित है वो देखना है। ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन बी जामुन की खेती, ऑप्शन सी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन डी छत खेती। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा, झूम कृषि से संबंधित स्थानांतरित कृषि है, आपको याद रखना है। इसका डिटेल देख लेते हैं। झूम कृषि एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है, यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित खेती में सम्मिलित है, मिश्रित खेती में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ऑप्शन बी फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना, ऑप्शन सी विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्रित खेती अर्थात कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना होता है। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन सब आते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हरित खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये खाद्य फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए ग्वार, ऑप्शन बी बोड़ा लोबिया, ऑप्शन सी धनई, ऑप्शन डी चना। तो नाइट्रोजन की मात्रा बोड़ा लोबिया में सर्वाधिक पाया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरी खादी वाली फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में भैंचे पाई जाती है। हरित खाद के लिए लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार जैसी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अगस्त सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जून जुलाई। हमारा आंसर ऑप्शन डी जून जुलाई हो जाएगा, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। और खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या है, धान है, ज्वार है, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर और मूंग। साथ ही उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सारे के सारे क्या है, खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो अभी मैंने आपको खरीफ फसल बताया था, इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें चना और मटर खरीफ फसल नहीं है, चना और मटर जो है रबी की फसल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल का समय क्या है। रबी की फसल का समय क्या है। ऑप्शन ए अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी मार्च से सितंबर, ऑप्शन डी जून से सितंबर। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर से मार्च है रबी की फसल का समय। रबी की फसल का उदाहरण भी देख लेते हैं। रबी की फसल के तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। चार ऑप्शन में रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सभी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या है, रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो इसमें कौन सी रबी फसल नहीं है, तो मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी इसमें दिया है चावल। तो हमारा आंसर इसमें आंसर हो जाएगा चावल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का चावल का कटोरा है, तो यहाँ कोई राज्य का नाम नहीं दिया है, या छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, आप आंसर ढूंढे। इसमें क्षेत्र दिया है, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी कृष्ण और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी केरल और तमिलनाडु। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन
सी हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? कौन से फसल की रोपाई की जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूं। तो धान के फसल की रोपाई की जाती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धान और मक्के दोनों की फसलों की रोपाई की जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिट्री केल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? टिट्री केल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? टिट्री केल किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी गेहूं और राई, ऑप्शन सी गेहूं और जई, ऑप्शन डी गेहूं और मक्का। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गेहूं और राई के क्रॉस होते हैं। टिट्री केल एक संकर है जो गेहूं माता और राई पिता के संकर से उत्पन्न हुआ है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट कौन से फसल की बीमारी है वो बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी धान। तो करनाल बंट गेहूं फसल की बीमारी है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है। करनाल बंट टिल्टिया इंडिका कवक के कारण होता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी उड़द। तो मक्का जो है वो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे अनाज में जो सम्मिलित नहीं है वह है। यहाँ 4 फसल है, उसमें कौन मोटे अनाज में सम्मिलित नहीं होता है? बाजरा, ज्वार, मक्का या चावल। तो चावल को मोटे अनाज नहीं कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तिलहन फसल है? 4 ऑप्शन में से कौन तिलहन का फसल है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी लोबिया। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। सूरजमुखी जो है वो तिलहन फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? कौन सी फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी तिल। तो तिल में सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है, आप याद रखें, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी को अर्थात कपास, जूट और चाय तीनों का नकदी फसल के अंतर्गत गणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलें कौन से हैं? ऑप्शन ए कपास और रेशम, ऑप्शन बी जूट और पटसन, ऑप्शन सी रेशम और बांस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गन्ने की फसल का उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। यहाँ खेती है ना कि फसल। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। ऑप्शन ए रोपण कृषि का, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि का, ऑप्शन सी यांत्रिक कृषि का, ऑप्शन डी सिंचित कृषि का। तो रोपण कृषि जो है भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में गन्ने की खेती रोपण कृषि उदाहरण है। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल गन्ना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, एकमात्र प्रदेश है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादक कहलाता है वह जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र में होता है। पंपोर क्षेत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल जो है सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये रिपीटेड है। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो
देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। केरल में इलायची और काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? अब सुनहरी क्रांति के बारे में बोला गया है तो यह बागवानी कृषि से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो यह हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, उपरोक्त सभी से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंद्रधनुष में सप्त रंग होते हैं तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्रांति इसमें शो करेंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से है। हरा, सफेद और नीला से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? भारत में नीली क्रांति से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी पुष्प कृषि। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। मत्स्य पालन जो है वह नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन, मछली जो है नीले जल में रहती है, इस तरीके से मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कच्चे तेल उत्पादन से, ऑप्शन बी सरसों उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी कोयला उत्पादन से। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आपको याद रखना है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी शिवरमन समिति, ऑप्शन सी राज समिति, ऑप्शन डी रॉयल कमीशन की पहल पर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉयल कमीशन की पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना रॉयल कमीशन की पहल पर की हुई थी। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो देखते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फुकरी भविष्य योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री त्वरित लाभ योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री खाद्यान्न और पेय योजना। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ आपको 3 कथन दिए हैं। पहला कथन देखते हैं। पीएमकेएसवाई की शुरुआत वर्ष 2015-16 के दौरान की गई। तो यह कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना। तो यह भी सही है। और तीसरा देखते हैं। पीएमकेएसवाई का एक प्रमुख उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई पर निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना है। तो ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है? दाल, चावल, तिलहन या गेहूं? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन सही कौन गलत देखते हैं। पहला कथन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। दूसरा कथन, यह योजना किसानों को उनकी खेती के आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का शुभारंभ 1998 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। यह योजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरू की थी। याद रखना कौन से, भारतीय सार्वजनिक बैंकों ने शुरू की थी। उर्वरक, कीटनाशक वगैरह आसानी से खरीदने में मदद मिलती है, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 21 जनवरी 2004 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। कृषि मंत्रालय ने 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान योजना का गठन कब हुआ था? किसान योजना का गठन कब हुआ था? तो यह 18 नवंबर 2004 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय कृषि योजना बीमा का प्रारंभ कब किया गया? तो इसमें 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का को याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई। यह सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की, कीटों और बीमारियों को परिणाम स्वरूप फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब आपदा के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसानों के फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2015-16 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना 1963 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1963। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसद की एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधिक निगम के रूप में किया गया है, संविधिक निगम के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था, वो याद रखना है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 15 जनवरी 1965 को की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो यह शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना,
ऑप्शन बी जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि को उद्योग का दर्जा देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1982, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1985, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1988। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1980 से 85 के दौरान हुआ था। ये सारे कथन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन देखें और इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेला योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है। पहला योजना कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, दूसरा राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन, तीसरा कृषि मशीनरी पर उप मिशन, चौथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। तो इस चारों को ही अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तीसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, चौथा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई। तो ये चारों के चारों सही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, करनाल, इज्जतनगर और मुंबई चारों में स्थापित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। चारों ऑप्शन में से एक असत्य है। पहला देखते हैं, ब्याज सहायता योजना 2006-07 को स्थापित किया गया, ये सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना 2015-16 में संचालित हुआ, ये भी सही है। तीसरा, किसान योजना ये 2008 में संचालित हुआ था, तो ये गलत है। किसान योजना 2008 में संचालित नहीं हुआ था। तो यह कब संचालित हुआ है? 2007 में। किसान नीति, किसान योजना 2007 में संचालित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 ऑप्शन में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन ए, किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को स्थापित हुआ, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय किसान योजना ये 18 नवंबर 2004 को, ये भी सही है। ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य निगम 1958, तो ये गलत है। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ था, 1965 में। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। असत्य कथन को ढूंढना था, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। सेम वैसी 4 ऑप्शन है, असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन 7 अक्टूबर 2021 को चालू हुआ है, तो ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को शुरुआत हुआ, ये भी सही है। तीसरा, श्वेत क्रांति 2.0 23 सितंबर 2024 को चालू हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना 1996 में हुआ, तो यह कथन गलत है। यह 1996 में नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के आसपास में शुरू हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम, सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश करता है, फिर दूसरे में तमिलनाडु करता है, फिर तीसरे में तेलंगाना, फिर चौथे में पश्चिम बंगाल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रम जमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादित करने वाला राज्यों का क्रम,
सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करने वाला राज्यों का क्रम बताना है। इसमें सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे में आएगा महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, जो हमारा आंसर ऑप्शन बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन को बताना है। पहला, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना 2014-15 में प्रारंभ हुआ, ये सही है। दूसरा, कृषि जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 में स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। तीसरा, सूक्ष्म सिंचाई योजना 2006 में स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। चौथा, ग्रामोत्थान योजना 2011-12 में चालू हुआ, तो ये गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइए ग्रामोत्थान योजना कब प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, शाकंभरी योजना 2005 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी, किसान शॉपिंग मॉल 2016 में। ऑप्शन सी, रेनकेड एरिया डेवलपमेंट 2014-15 में। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो हम आंसर बताते हैं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान शॉपिंग मॉल का स्थापना 2016 में नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत 2010 में हुआ है। 2010 में इसका प्रारंभ हुआ है, आपको याद रखना है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो नाबार्ड के स्थापना के समय में 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ऊपर हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित था, ऊपर हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री साजी केवी जी जो है वो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है। तो यहाँ संख्या गलत लिखा है, संस्था, शीर्ष संस्था कौन सी है? देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, नाबार्ड है। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है, आपको याद रखना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। तो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कौन सा ऋण प्रदान करता है? तो यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने इस वीडियो में 104 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी 100 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, और हमारा इकाई 1 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और इकाई 2 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बने रहें।